साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम 25 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट के मैथ के पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन को एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसे आप बहुत आसानी से कर सको। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा है एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से इतने रुपए हो जाती है, तो हमें यह बताना मूल धनराशि कितनी होगी। यानी ये कहा गया है कि 2 वर्ष का टाइम दे रखा है, 5% की दर दे रखी है, तो कुछ रुपया आपने ब्याज पे दिया होगा और वो उस रुपए पे जो ब्याज मिला है वो 3,280 रुपए का ब्याज मिला है। देखो, 5% की दर से अगर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10.25% होता है। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो 5 का आप सक्सेसिव निकाल लो, 2 बार, भाई 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं, कि कितना बनेगा। देखो, 5 + 5 + 5 गुणा 5/100। अगर इसे हल करेंगे, देखो 5 और 5 कितना होगा 10, और 5 और 5 की गुणा 25, और 25 को अगर 100 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 0.25, और 10 ये और 0.25 ये, तो 10.25% का ब्याज बन रहा है। आप कह रहे हो कि 10.25% का ब्याज बन रहा है, और किताब कह रही है कि भाई ये ब्याज 3,280 रुपया के बराबर है, तो दोनों लोग कहीं ना कहीं सही कह रहे होंगे। 10.25% की वैल्यू 3,280 है। अगर यहां से 1% की वैल्यू निकालोगे तो 3,280 के बटे में 10.25 आ जाएगा। और अगर यहीं से आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो इसी में क्या करोगे, 100 से गुणा कर लो। जब इसमें 100 से गुणा करके इसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, यहां से क्या करना है, अगर ये दशमलव हटा दें तो सबसे पहले तो 2 जीरो यहां और बढ़ाओगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव जब हटता है तो ऊपर अगर दशमलव है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, और नीचे दशमलव है तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। अब इसके लिए कैलकुलेट कर लो। देखो, अगर इसके लिए 25 से काटेंगे, देखो 25 से काटेंगे, 25 चौक 100 हो गया, और यहां 2 बचा, 25 एकम 25। इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 4 पर। 41 तो किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 41 से डायरेक्ट देखो इसे कितने पे जा रहा है, 41 अट्ठे 328 होता है। अगर 41 से इसे काटेंगे तो ये सीधे सीधे कितना आएगा, 80। 80 गुणा 100 गुणा 4, अगर सबकी गुणा करेंगे देखो कितना, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो आएंगे, और 4 और 8 की गुणा कितनी होगी, 32। 32,000 का मतलब है दूसरा विकल्प होगा। इतने रुपए पर 2 साल में 5% की दर से 3,280 रुपए का ब्याज आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जो औसत से है। 6 छात्रों का औसत भार इतना किलो है, 2 छात्रों का औसत भार 53 किलो है, और 2 छात्र हैं उनका औसत भार 55 किलो है। सभी का हमें औसत भार एक साथ बताना है। औसत भार का मतलब है एक बच्चा, यहाँ पे आप 50 किलो का मान सकते हो, तो 6 छात्रों का कुल वजन अगर निकालोगे तो इसमें 6 से गुणा करोगे। भाई 6 बच्चों का औसत भार कितना है, 50 किलो है, तो अगर हम यहां से उन सभी का योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा योगफल, 50 में 6 से गुणा करोगे, ये हो जाएगा 300 किलो। आगे कहा है इन्होंने 2 छात्रों का औसत कितना है, 53 है। अगर 2 बच्चे हैं उनका 53 किलो के हिसाब से औसत दे रखा है, तो प्रत्येक बच्चा आप 53 किलो का मान लोगे। अगर यहां से योग निकालोगे तो कितना आएगा, 53 में 2 की गुणा करोगे। जब 53 में 2 की गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 106। फिर इन्होंने कहा है और 2 छात्रों का औसत कितना है, 55 है। अभी 2 छात्र और हैं, उनका कितना है, 55 केजी के हिसाब से। तो अगर उन दोनों बच्चों का कुल वजन निकालोगे या कुल वजन का योगफल निकालोगे, 2 गुणा 55 करेंगे, 55 में 2 से गुणा करोगे, ये हो जाएगा 110।
हमें ये बताना है एक साथ सभी का औसत कितना होगा। औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, या कुल वजन बटे कुल संख्या, कितने लोगों का औसत निकाल रहे हो। सबसे पहले क्या करोगे, अगर यहां से सभी को जोड़ दें तो ये 6 आ जाएगा, ये 1 आएगा, 3 और 1 4 और 1 5, 516 आएगा। और ये 516 कितने लोगों का होगा, 6 और 2 8 और 2 10 का वजन कितना है, 516 है। तो सभी का औसत अगर निकालेंगे 516 के लिए 10 से क्या करोगे, भाग करोगे। अगर 10 से भाग करना है तो कुछ मत करो, केवल एक जीरो है, एक के बाद यहां दशमलव लगा दो, 51.6 kg इसका आंसर होगा। और ये तीसरे विकल्प में आपका है, देख लो। अगला क्वेश्चन देख लो, 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिन में एक सुरंग की मरम्मत करते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये अपने लोगों से कहा गया है। फार्मूला आप जानते हैं, यहां पर MDH का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि एक ही काम को 2 स्टेप में पूरा करने के लिए बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखो यहां तक चल रहा है और दूसरा इसके बाद चल रहा है। कॉन्सेप्ट याद कर लो, MDH और बटे W कुल कार्य आपका ये होता है। अब ये 2 स्टेप में लिखते हैं तो एक बार पहली स्टेप की बात चलेगी और एक बार दूसरी स्टेप की। यहां 1 लगा दो और यहां पर 2 लगा दो, क्योंकि ये दूसरी स्टेप है। क्योंकि काम दोनों में सेम रहा है तो आप इसे लिखो या ना लिखो। M1 का मतलब हो गया कितने व्यक्ति हैं, 39। D का मतलब है कितने दिन काम कर रहे हैं, ये 12 दिन में। H का मतलब है कितने घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे बराबर में। M2 का मतलब है दूसरी बार में 30 व्यक्ति हो गए हैं, 30 हो गई। D2 का मतलब है कितने दिन, तो यही हमें बताना है D2। और H2 का मतलब है कितने घंटे काम कर रहे हैं, दूसरी स्टेप में 6 घंटे। दोनों बार सेम काम हुआ है तो आपका जो मन हो यहाँ पे इसे या तो ना लिखें फार्मूले में ही, और अगर लिख रहे हैं तो दोनों में कोई सा एक सेम नंबर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो अगर इस 6 से इसे काट देंगे तो ये 2 पर जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 3 से इसे काटेंगे तो फिर ये 13 पे जाएगा। इधर कुछ भी नहीं बचा, 13 दूनी कितना होता है, 26। और इधर बचा होगा डी या D2। तो कितने दिन लगेंगे उसके लिए, 26 दिन लगेंगे, और 26 दिन अपना पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो जो बिल्कुल बच्चों के लेवल का है, केवल क्वेश्चन को रीड करना है आपको और कुछ नहीं करना है। चाहो तो भाई ऑप्शन से तक इस सवाल को उड़ा सकते हो। वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिससे 990 और 1330 को अगर भाग करें तो 6 शेषफल बचे और 10 शेषफल बचना चाहिए। अगर हम 990 को भाग करेंगे तो 6 शेषफल बचेगा, तो ये 6 शेषफल बचाओ मत, इसका हिसाब किताब पहले पूरा कर लो, इसे यहां से हटा दो। और अगर 1330 को भाग करोगे तो 10 शेषफल बचना चाहिए। 990 में से 6 कम करोगे तो ये 984 होगा, और 1330 में से अगर 10 कम करोगे तो 1320 होगा। एक ऐसी संख्या बतानी है जो अब इसको भी पूरा पूरा काट दे और इसको भी पूरा पूरा काट दे, और वो संख्या इन्हीं में से कोई सी एक है। तो अपने लोग इन दोनों का क्या निकालोगे, एलसीएम। 984 और 1320 का एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। कॉमन संख्याएं होती हैं, एचसीएफ आप जानते हैं, कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जो इसे भी काट सके और इसे भी काट दे। तो सबसे पहले अपने लोग इसके लिए 4 से काट लो। अगर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, यहां 2 बचा, 4 छंग 24। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 तिया 12, और ये आ गया 0। अब अगर इसी सवाल को अपने लोग देखो 4 से ना काट के आप 2 से काटना चाहे वो भी सही है, लेकिन अपने लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ का मतलब अगर 4 से ये कट रहा है तो ये भी काट दो डायरेक्टली 4 से। आप चाहो तो इसे 2-2 से काट कर तब भी आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा।
अगर इसे 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, 6 एकम 6। इसे 6 से काटोगे 6 पंजे 30, 3 बचा 6 पंजे 30। अब ये दोनों संख्याएं किसी एक कॉमन संख्या से नहीं कटेंगी। भाई ये 5 से कटेगा तो ये नहीं कट पाएगा, ये 11 से कटेगा तो ये नहीं कट पाएगा। तो अपना जो एचसीएफ आएगा वो यही आ जाएगा, दो संख्याएं। यानी 4 गुणा 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 24 अपना आंसर होगा। और 24 पहले ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में। अगर 24 से आप इसे भाग करोगे तो आपका शेषफल 6 बचेगा, और 24 से अगर इसे भाग करोगे तो आपका शेषफल 10 बचेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ का हमें परसेंट बताना है। 300 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 500 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप आराम से सीपी और एसपी में रेशियो बता सकते हो। एसपी ये रहा और सीपी ये रहा। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। एसपी के सामने 5 है और सीपी के सामने 3 है। यानी 3 रुपए की वस्तु को अगर आप 5 रुपए में बेच रहे हो तो एक चीज तो बिल्कुल तय है कि आपको लाभ हुआ होगा। कितने का लाभ हुआ होगा भाई, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। तो केवल आपको ये नहीं बताना है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। इसी लाभ के लिए आप किसमें चेंज करोगे, परसेंटेज में। लाभ हमेशा किस पे होता है, सीपी पर या क्रय मूल्य पर। अगर हानि पूछता तो भी वो सीपी पर ही होती। तो किस पर हुआ है, 3 पर। 2/3 अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो ये परसेंटेज में क्या होता है आप डायरेक्टली जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो टेक्निक सीख लो, 100 से गुणा कर लो। 100 की गुणा अगर इससे करेंगे तो ये 200/3 होगा, और 200 को अगर 3 से भाग करोगे तो ये 66 सही 2/3% होगा। और 66 सही 2/3% आपका दूसरे विकल्प में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, एक ही प्रैक्टिस सेट में आपको, एक ही शिफ्ट में देखो आपको औसत के 2 क्वेश्चन मिल गए। एक क्वेश्चन ये मिल गया, एक इससे पहले मिल गया था। यहां लिखा है 30 संख्याओं का औसत 1.2 है। तो आप सबसे पहले 30 का योग निकाल लो। औसत का मतलब है प्रत्येक संख्या आप इतनी मान सकते हो 1.2 की। अगर प्रत्येक संख्या 1.2 की है तो इसमें अगर हम 30 से गुणा कर दें तो 30 संख्याओं का योगफल मिल जाएगा। 30 की गुणा अगर इससे करोगे तो 12 मान लो, 12 तिया कितना होता है, 36। इस दशमलव से एक जीरो हट गया होगा, यही अपना आंसर आ गया। फिर कहा है पहले 20 संख्याओं का औसत 1.1 है। अब अगर यहां से इन्हीं 30 में से पहली या शुरू की 20 संख्याओं का अगर योगफल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 के औसत का मतलब है प्रत्येक संख्या 1.1 की मान लो। और 1.1 जो औसत है अगर उसी में 20 से गुणा कर देंगे तो अपने लोगों को 20 संख्याओं का जोड़ मिल जाएगा। 20 और 11 की गुणा कितनी होगी, अगर 20 देखो दशमलव से जीरो हटा दिया तो 11 दूनी 22 आ जाएगा। फिर कहा है अगले 9 संख्याओं का औसत 1 है। तो 9 संख्याओं के औसत का मतलब है प्रत्येक संख्या 1 की मान लो। अगर 9 संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो फिर 1 में 9 से गुणा करेंगे, 9 आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आसान भाषा में मतलब ये समझो भाई, 30 संख्याओं का योगफल 36 है, पहले शुरू की 20 का योगफल 22 है, आखिर की 9 का योगफल 29 है। तो हमसे ये कहा है इन्होंने, ये यहां से आप ये बता सकते हो 20 और 9 कितना होगा, 29 संख्याओं का योगफल आपको यहां से मिल जाएगा। तो 29 का योगफल कितना बनेगा, देखो अगर यहां से 29 संख्याओं का योगफल निकालेंगे, 22 और 9 कितना हो जाएगा, 31। 30 संख्याओं का योगफल 36 था और 29 संख्याओं का योगफल 31 है। तो जो एक संख्या अंतिम संख्या होगी वो कितनी होगी, इनके डिफरेंस के बराबर होगी। यानी 36 में से अगर 31 कम कर दोगे वो संख्या 5 की होगी। 5 का मतलब है चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा एक आदमी ने 80,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी है। तो भाई एक क्या खरीदा है उसने, घोड़ा खरीदा था, और एक क्या खरीदी है, गाड़ी। कितने रुपए में, 80,000 रुपए में। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर बेच दिया। इसके लिए क्या किया है, 10% का लाभ है तो यहां प्लस का चिन्ह लगा लो, और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया है तो यहां पे किसका चिन्ह लगा लो, माइनस का चिन्ह लगा लो, क्योंकि हानि हो रही है इसलिए माइनस लगा दिया है। अब इसे बेचा, इस पे फायदा हुआ, इस पे नुकसान हुआ, लेकिन इस पूरे प्रकरण में ओवरऑल उसके लिए 1% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अगर यहां से आप एलिगेशन मेथड लगाओगे तो बहुत आसानी से सवाल आपका बन जाएगा। देखो इस एक में से अगर इसे घटाएंगे, देखो इसके लिए, तो ये चूंकि पहले से माइनस है तो ये अपना आंसर आ जाएगा 6, और इस एक में से अगर इस 10 को घटाएंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा 9। ये माइनस का था तो जब एक में से इसे घटाएंगे तो आंसर प्लस का ये जुड़ जाएगा, खुद माइनस का था। 6:9 का रेशियो बनेगा। अगर इसी को थोड़ा सा आप कैलकुलेट करोगे तो ये अपना बनेगा 3 से काटेंगे 2 पर, 3 से काटेंगे 3 पर, 2:3 में उन्होंने क्या किया होगा, इस तरह से। ये कीमत अब मानोगे आप लोग कि इसे 2 में बेचा होगा, इसे 3 में, लेकिन अपने हिसाब से क्या कहा है, 80,000 रुपए में दोनों चीजें खरीदी हैं। और यहाँ पे अपने लोग कह रहे हैं कि भाई घोड़ा उसने 2 रुपए में खरीदा है और गाड़ी 3 रुपए में खरीदी है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 अनुपात टोटल बन रहा है। अब 5 अनुपात किसके बराबर होगा, अपना 80,000 के बराबर होगा। 5 से इसे काट दोगे तो ये आ जाएगा 16 पंजे 80, यानी 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 16,000 के बराबर होगा। अब यहां से पूछा क्या है, तो घोड़े का कॉस्ट प्राइस पूछा, लागत मूल्य। आपने यहाँ पे घोड़ा कितने का बताया, 2 यूनिट का या 2 अनुपात का, तो 2 अनुपात किसके बराबर होगा, अगर 1 अनुपात 16,000 का है तो 2 अनुपात में 2 से गुणा करोगे, ये आ जाएगा 32,000। अगर यहीं से आपसे पूछा जाता बताओ गाड़ी कितने की होगी, तो 3 अनुपात की वैल्यू पूछ रहे थे तो 3 से गुणा कर देते। उनकी कीमत का अंतर कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता था। तो फिलहाल में तो घोड़े का लागत मूल्य पूछा है, 32,000 अपना बिल्कुल सही आंसर है, और 32,000 पहले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए किलो है और 30 रुपए किलो है। एक 40 रुपए वाली चीनी है, एक 30 रुपए वाली चीनी है। दोनों को किस अनुपात में मिलाएं जिससे मिश्रण 32 रुपए किलो का बन जाए और उसको बेचने पर ना तो कोई फायदा हो ना कोई नुकसान हो। तो इन दोनों को चीनियों को मिला के आपको क्या करना है, 32 रुपए वाली चीनी बनानी है। कुछ मत करो, केवल एलिगेशन लगा दो। इसे अगर इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपना 8, और अगर इसे इसमें से घटाएंगे या इन दोनों का अंतर, ये आ जाएगा 2, और यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। बस 2 से अगर देखो इसे काटेंगे 1 पर, इसे काटेंगे 4 पर, 1:4 के अनुपात में उसे मिलाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हो गया 40 रुपए वाली जो चीनी है वो 1 किलो मिलाओगे, और 30 वाली जो चीनी है वो 4 किलो मिलाओगे, या एक ना कह के तो 1 ट्रक कह लो, इसकी 4 ट्रक मिलाओगे। बोरी कह लो, इसकी 1 बोरी मिलाओगे, इसकी 4 बोरी मिलाओगे। ये रेशियो ये बताता है कि जिस यूनिट में इधर वाली चीज लेनी है उसी यूनिट में इधर वाली। अब आप कहें ये 1 कुंटल होगी तो ये 4 कुंटल होगी, ये 1 किलो लोगे तो ये 4 किलो लोगे, ये 1 ग्राम लोगे तो ये 4 ग्राम लोगे। बस ये इसका मतलब हुआ। एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी है, उसने 6 पेपर दिए हैं और उन सभी के अंक कैसे हैं, समान हैं। इनमें से उसने, अब देखो यहां पहले ये बना ले रहे हैं, ये पहला पेपर मान ले रहे हैं, ये दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, पांचवा पेपर, छठा पेपर। उसने इस रेशियो में क्या किया है, इस अनुपात में अंक प्राप्त किए हैं।
तो ये 5 का है, ये 6 का है, ये 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, इस तरह से अंक प्राप्त किए हैं और कुल मिला के उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। तो बताओ कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप अपनी तरफ से लॉजिक लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। हम ये मान लें कि उस बच्चे ने भैया 60 नंबर का पेपर था। पेपर कितने का था? 60 नंबर का। अगर एक पेपर आप 60 नंबर का मानोगे तो पेपर उसने कितने दिए हैं? 6 पेपर दिए हैं। तो 6 पेपर के कुल अंक कितने हो जाएंगे? 6 पेपर के कुल अंक कितने हो जाएंगे? भाई 60-60 नंबर के अगर 6 पेपर दे रहे हो आप तो 360 नंबर टोटल हो गए। अब यहां टोटल कितना हो रहा है? देखो 5 और 6 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा अपना? 18, 18 8 कितना हो जाएगा? 18 8 26 और 9 35 और 10 45, 45 अनुपात किसके बराबर होगा? 360 के। अगर 45 से इसे काट दें तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा? 45 अट्ठे 360, 1 अनुपात हो गया 8 का। इस वाले पेपर में उसे कितने? 5 अनुपात नंबर मिले हैं। तो अगर हम यहां 8 से गुणा कर दें तो ये 40 हो जाएगा, यहां 8 से गुणा कर दें तो ये 48 हो जाएगा, यहां 8 से गुणा कर दें तो ये 56 होगा, यहां 8 से गुणा कर दें 64, यहां 8 से गुणा करेंगे 72 और यहां अगर 8 से गुणा करोगे 80। अब इस एक ही क्वेश्चन में जितने चाहे उतने क्वेश्चन बना दो। उसने क्वेश्चन पूछा है कितने पेपर में 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं उसने। तो 60% से डायरेक्टली आप देख लो भैया, इसमें कम मिले हैं, इसमें कम मिले हैं, इसमें 3 पेपर में उसने 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं। अब यहां से एक चीज और समझ लो, अगर वो क्वेश्चन ये पूछता कितने में 60 से ज्यादा प्राप्त किए हैं तो आपका ये आंसर होता। कितने पेपर में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं तो ये आंसर होता। ज्यादा और कम का अंतर कितना है तो आप सभी एक ही क्वेश्चन में इस टाइप के जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सभी तैयार कर लो। ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहा है, एक साझेदारी व्यवसाय में ए जो है वो कुल समय के लिए 1/6 पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है, सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। देखो यहाँ 3 लोगों की बात चल रही है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। सबसे पहले ये पता करो कि भाई इन्होंने कितना कितना टाइम लगाया है यहाँ पर। तो जो ए ने टाइम लगाया है वो कितना है? कुल समय का 1/6। बी ने जो टाइम लगाया है वो कितना है? कुल समय का 1/4। और सी ने जो टाइम लगाया है वो शेष समय के लिए। देखो सी के बारे में क्या लिखा है? शेष पूंजी पूरे समय के लिए कर रहा है। तो समय यहां कुछ आप ऐसा मान लो जिससे ये फ्रैक्शन हट जाए और एक नॉर्मल संख्या बन जाए। ऐसी संख्या बताओ जो 4 और 6 दोनों से कट जाए। तो अगर हम ऐसी संख्या 12 मान लें तभी तो बात बनेगी। 6 से देखो इसे काटेंगे तो हम यही कह देंगे कि भाई इसने लगाया होगा 2 समय, और 4 से अगर देखो 12 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 समय। अब यहां पे क्या कहा है, जो सी है वो पूरे समय के लिए रह रहा है। तो पूरे समय का मतलब यही तो हो गया कि सी ने तो भाई पूरे 12 महीने के 12 महीने तक लगाया है। अब आ जाओ इन्होंने कितना रुपया निवेश किया है या पूंजी कितनी निवेश की है। तो पूंजी का 1/6 भाग इसने किया है और बी ने क्या किया है? पूंजी का 1/4 भाग किया है। और सी जो है वो शेष पूंजी बची हुई जितने रुपए हैं वो सी ने लगाए हैं। तो यहाँ पे भी 6 और 4 से कटने वाली संख्या हम 12 रुपए मान ले रहे हैं। 6 से इसे काटोगे 2 रुपया इसने लगाए हैं, 4 से अगर इसे काटोगे तो 3 रुपया इसने लगाए हैं, और शेष रुपए भाई टोटल रुपए कितने थे? 12 थे। 12 रुपए में से 2 रुपए इसने लगा दिए, 3 रुपए इसने लगा दिए। तो जब सी ने कितने लगाए होंगे तो कहोगे 12 में से 2 और 3 घटा दो,
ये आ जाएगा अपना 10 और 3 कम करेंगे 7। बस ये बन गया। तो इनका जो प्रॉफिट बना होगा वो कितना बनेगा, देखो किस रेशियो में, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 12 सत्ते 84। इस रेशियो में इनके लिए रुपए मिलना चाहिए। तो हमारे हिसाब से कितना मिलना चाहिए, 84 रुपए ये, और 9 ये 93, और 4 कितना हो जाएगा 97 अनुपात किसके बराबर है। क्वेश्चन में कहा है 1940 रुपए का प्रॉफिट होता है। 1940, 97 की वैल्यू अगर इतनी है, यहां से इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक की वैल्यू 97 दूनी 194 और ये 0। एक अनुपात किसके बराबर होगा, 20 के। अपने लोगों से पूछा है तो बताओ बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का हिस्सा देखो यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू पूछ ली है। अगर एक यूनिट 20 का है तो 9 किसका होगा, इसी में 9 से गुणा करोगे, 20 गुणा 9, ये बन जाएगा अपना 180 रुपया। और 180 रुपए आपका कहाँ है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है। जो डिस्काउंट का है, जहां पर 2 डिस्काउंट दे रखे हैं और उनसे एकल डिस्काउंट पूछा है। अपनी इसी की एक शॉर्ट रील वायरल हुई थी जिसमें बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन में ये आपको बताया था, सिर्फ 30 सेकंड की रील में, कि एकल छूट कैसे बताते हैं। सक्सेसिव एक तरह से निकालने को कहा गया है। अगर ये ए है और इसे बी मान लो, यानी 2 डिस्काउंट दे रखे हो और उन 2 डिस्काउंट से एक डिस्काउंट बनाना है, तो फार्मूला आप अच्छे से याद कर लो, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ए का मतलब हो गया 50, बी का मतलब हो गया 40। ए का मतलब 50, बी का मतलब 40, और बटे में क्या मानोगे 100। एक जीरो से ये कटेगा, दूसरे जीरो से ये, 50 और 40 कितना होगा 90, और 5 और 4 की गुणा करोगे 20। 90 में से 20 कम करोगे, 70% की एक ही छूट कर दो। पहले दुकानदार कह रहा है 50% की छूट करेंगे, फिर कह रहा है 40% की छूट करेंगे। ये ड्रामा उससे मत करवाओ, सीधे सीधे ये 2 डिस्काउंट 70% के बराबर है, तो 70% को टुकड़ों में 50 और 40 कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, त्रिमासिक है। त्रिमासिक का मतलब होता है 3 महीने में जो ब्याज होगा वो आपका मूलधन में जुड़ जाएगा। तो 3 महीने का मतलब क्या हुआ, देखो 9 महीने सबसे पहले जो समय दे रखा है वो 9 महीने का दे रखा है, और यहां पर जो दर है, दर कितनी दे रखी है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 20% प्रति वर्ष, पर ईयर। हमें क्या करना है, अगर ये प्रतिवर्ष का है तो हमें इसे त्रैमासिक बनाना है। एक साल में कितने त्रैमासिक होंगी, 3-3 महीने के कितने शिफ्ट बनेंगी, 4 शिफ्ट बनेंगी। तो सही से अगर रेट निकालना है, 4 से इसे भाग करोगे, जब 4 से इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 5%। ये जो दर आएगी वो किसकी आ जाएगी, त्रैमासिक दर आ जाएगी। अब यही 3-3 महीने की कितनी शिफ्ट 9 महीने में बनेंगी, तो आप कहोगे ये 9 महीने में 3 शिफ्ट बन जाएंगी या 3 त्रैमासिक बनेंगी। अब 5% का ब्याज अगर आपको 2 बार मिलता है तो आप कितना बता देते हो, 10.25%। यही 5% का ब्याज आपको 3 बार मिल रहा है, 5%, 5%, 5%। तो 5% अगर 3 बार मिल रहा है तो ये ब्याज कितना मिला होगा आपको ये बताना है। और रुपए यहाँ पे आपको दे ही रखा 12,000 रुपए पर, तो इन तीनों को एक ही गुना बना लो, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर एक ही में चेंज करेंगे, पहले इन दो को देखो बनाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, 5 + 5 + 5 × 5/100। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 2 डायरेक्ट बन जाएंगे 10.25। अब ये 10.25 में हम इस वाले 5 को और कैलकुलेट करेंगे, तो फिर से ही फार्मूला लगाओगे, इसे ए मानोगे प्लस इसे बी मानोगे, प्लस ए गुणा बी और बटे में क्या मानोगे 100। इसे हल करेंगे, देखो ये बन जाएगा 10 और 5 15.25, और अगर यहां गुणा करोगे तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 एकम 5।
दशमलव 2 के बाद यहाँ है और 2 के बाद यहाँ और लगेगा जब भाग करेंगे। अब दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है और यहाँ कितने हैं 4 अंक। तो क्यों ना इसके लिए ऐसा कर लो कि एक साथ जोड़ेंगे तो सिर्फ 51 मान लो, क्योंकि दशमलव के बाद के डिजिट अपनी मर्जी से छोड़ दे रहे हैं। 10.25 और प्लस 51 इसे जोड़ोगे तो 15 दशमलव, ये बन जाएगा आपका 5 और 1 6, ये 15.76। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। जो आपको ब्याज 5% दिखा रहा है उसका मतलब इतना पूरा कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली भी लगा सकते थे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट 5% का सक्सेसिव अगर 3 बार निकालोगे तो 15.76% लगभग अप्रोक्सीमेट आएगा। तो लगभग में भी आपको कम गुणा करने से इतना कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली याद रखते हैं, ये केवल आपको डीपली समझाने के लिए इतना कर दिया। तो हमें क्या करना है, जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है वो 12,000 रुपए का 15.76%। अभी यहाँ पे डिजिट को छोड़ दिए हैं तो जो अपना आंसर आएगा वो लगभग क्लोज वैल्यू के आसपास का आ जाएगा। तो अगर यहां से 12,000 का 15.76% निकालेंगे तो कितना आएगा। देखो ये दशमलव अगर हटाएंगे, ये परसेंट में निकाल रहे हैं, तो जब दशमलव हटाएंगे तो एक तो देखो 2 जीरो इस बात के आए कि दशमलव हटाया है, और एक यहां से 2 जीरो इस बात के आए कि आप ये परसेंटेज का निशान भी काट रहे हो। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो से देखो ये कैंसिल हो गए। 12 की गुणा अगर इससे करेंगे, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 और 7 कितना होगा 91, 12 पंजे 60 और 9 69, 12 एकम 12 और 6 18। 10 से इसे भाग करोगे यहाँ दशमलव लगेगा 1891.2। तो लगभग ऐसा ऑप्शन होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे 25 रह गया था, तो थोड़ा सा रह गया था, यानी आंसर इससे बहुत थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो 1891 के आसपास लगभग आपका ये वाला विकल्प बन रहा है, चौथा विकल्प, जो बिल्कुल सही है, 1891.50। अगला क्वेश्चन देखो, ए एक काम को 63 दिन में कर सकता है और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और बी की दोनों इफिशिएंसी पहले निकाल लो। बी जो है ए की तुलना में 40% ज्यादा काम करता है, तो अगर हम कहें ए की कार्य क्षमता 100 है तो इसकी 140 होगी। बी जो है ए से 40% ज्यादा है, अगर कम होता तो ये 60% हो जाता। हल करेंगे जब इसके लिए, देखो 20 से काटेंगे 5 पर और 20 से काटेंगे 7 पर, ये दोनों की इफिशिएंसी का अनुपात आ गया, यानी ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है। जबकि यहां कहा है ए जो है वो एक काम को 63 दिन में कर लेता है, तो अगर ये एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 63 दिन में कितना काम करेगा भाई, ये 63 दिन में काम करेगा इतना, और इसी को क्या कहेंगे, कुल काम कहेंगे। ये हो गया टोटल काम। अब क्या कहा है, इसी काम को, ये जो टोटल काम है, अगर इसी काम को हम बी से कराएं तो कितना टाइम लगेगा। तो अगर बी से कराएंगे तो कितना होगा, टोटल काम ये है और इसे एक दिन में बी जो है वो 7 काम कर रहा है, 7 से भाग करोगे, 7 नेम 63, 9 पंजे 45 दिन लगाएगा बी। 45 का मतलब है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक ट्रेन इतनी चाल से चल रही है, ये 7 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है। जब कभी भी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, जितने दूरी होगी, आप दूरी का कॉन्सेप्ट लगा दो, चाल बराबर दूरी बटे समय। एकमात्र फार्मूला ये याद कर लो और हर जगह ये काम कर जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमसे तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि भाई ट्रेन की लंबाई बता दो, तो ट्रेन की लंबाई कैसे बताएंगे, एक तरह से दूरी पूछी आपसे, तो दूरी का अगर फार्मूला यहां से बताओगे तो कितना होगा, ये समय यहां पहुंचेगा, यानी चाल गुणा समय। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लो बहुत अच्छे से। चाल कितनी दे रखी है, 69.2, और समय कितना दे रखा है, 7 सेकंड। ये सेकंड में है और ये चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में।
इस चाल के लिए आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, आंसर आ जाएगा। कभी भी अगर चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है किलोमीटर से, तो 5/18 से गुणा कर दो, और अगर ये मीटर प्रति सेकंड में होती तो आपको कुछ नहीं करना था, इसे केवल कैलकुलेट करो, आंसर आ गया। देखो ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, 5 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 2 पर, इसे अगर 2 से देखो काटोगे तो कितना आएगा, 2 3 6, एक बचा, एक यहां आके कितना होगा 19, 2 ने 18, एक बचा, 2 छंग 12, इसे 18 से काटेंगे तो देखो 18 दूनी 36, 3 बचा, 18 दूनी 36, 22 और 7 की गुणा करोगे 154 आपका आंसर आएगा। 154 मीटर का मतलब है दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो जिसमें कहा है यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। यहां तक एक स्टेप हो गई। विक्रय मूल्य कितना हो गया एसपी, और इसका कितना है 7%। क्रय मूल्य के किसके बराबर है 8% के। क्रय मूल्य होता है सीपी और इसका निकालोगे 8%। यहां से परसेंटेज हटा दो। अगर एसपी और सीपी का रेशियो निकालोगे, एसपी के सामने 8 है और सीपी के सामने 7 है, ये दोनों का क्या आ गया रेशियो आ गया। फिर कहा है और विक्रय मूल्य का 9%, यानी विक्रय मूल्य कहां है सेलिंग प्राइस, इसका 9% अभी आपको और निकालना है। तो अगर 8 रुपए का 9% निकालोगे तो आंसर आपका पॉइंट में आएगा, अभी के हिसाब से पॉइंट में आएगा। और पॉइंट में लाने से अगर आपको बचना है तो अपनी मर्जी से यहाँ एक जीरो लगा दो, तो यहां भी एक लगा दो। अब आपको गुणा और सरल बनानी तो 2 जीरो लगा दो। अगर और चाहो तो जितने रेशियो में, तो आप जितने चाहें उतने जीरो दोनों तरफ लगा सकते हो, और लगे हुए हैं तो हटा सकते हो। इससे ये फायदा हो जाएगा कि अगर दोबारा से परसेंटेज निकालेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो इसका कितना निकालना है 9%। अगर इसका हम 9% निकालेंगे, देखो परसेंटेज से 2 जीरो हट गए, 9 अट्ठे कितना हो गया 72 अनुपात आ जाएगा। फिर कहा है क्रय मूल्य का 2 रुपए। ये थोड़ा सा जैसा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस टाइप हो गया था, हिंदी में ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने गलत टाइप कर दिया, वैसा ही अपने यहाँ पे ये टाइप हुआ मिल गया है, क्योंकि पूरा पेपर टाइपर को दे दिया, उसने ये टाइप कर दिया। सही लैंग्वेज ये होगी क्रय मूल्य का 10%, 2 रुपए अधिक। ये इसका मतलब ये हुआ भाई इसका 9% निकाला, और क्रय मूल्य का 10% से 2 रुपए अधिक है तो इसका 10% निकालोगे। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, और 10 सत्ते कितना हो गया 70 अनुपात होगा। और इससे क्या है ये 2 ज्यादा है। अब ये चीज भी बराबर है, अगर इसे कैलकुलेट करेंगे यहां से तो 70R को यहां ले आओ, 72R माइनस 70R बराबर 2, ये बन जाएगा 2R बराबर कितना आएगा 2, 2 से 2 काट दोगे, 1 अनुपात किसके बराबर होगा 1 के ही बराबर आ गया। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें बताना है कितना होगा। क्रय मूल्य का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस ये हो गया, और सेलिंग प्राइस ये हो गया। पहले क्या कहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना होगा ये बताना है, तो क्रय मूल्य पहले लिखा है, यानी 700 पहले होगा 800 बाद में। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 कारों की गति का अनुपात इतना है। भाई ये पहली कार मानो, दूसरी कार मानो, तीसरी कार मानो, इनकी जो चाल है वो गति या चाल एक ही बात तो हुई, 3 4 और 6 के अनुपात में है। ये क्या चीज है चाल दे रखी है। एक चीज याद करो, अगर समान दूरी चलनी है, चाल बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होगा। अगर चाल बराबर ये कौन सा, अब यहां दूरी कैसी है समान, ये दूरी क्या है कांस्टेंट है, तो समय कितना होगा, समय चाल का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर यहां से समय निकालोगे तो समय इस वाली कार को कितना लगा होगा 1/3, इसे 1/4, इसे 1/6। यही अपना क्या हो गया आंसर। लेकिन कोई भी आंसर यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसी को अगर फ्रैक्शन से चेंज करोगे 6 4 3,
ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों से कट रही हो। 12, अगर हम अपनी मर्जी से यहाँ पे 12 से गुणा कर दें और यहाँ 12 से गुणा कर दें और यहाँ 12 से गुणा करें तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2। 4 3 2, ये अपना ऑप्शन नंबर मिल जाएगा, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें एचसीएफ पूछा और कलम नहीं चलानी, डायरेक्टली केवल याद कर लो कॉन्सेप्ट। 0.7, 0.35 और 1.05। पहले डायरेक्ट तरीका समझो इसका। डायरेक्ट क्या है, 1 सेकेंड में इन तीन संख्याओं का एचसीएफ बताना है। कभी भी डेसिमल की संख्याओं का अगर एचसीएफ आपको डायरेक्ट बताना है तो सबसे पहले ये देखो, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 है, नहीं बता पाओगे। दशमलव के बाद सभी में बराबर अंक कर लो। अगर यहां अपनी मर्जी से हम दशमलव के बाद आप जानते हैं कि 0 लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब इन तीनों संख्याओं में जो संख्या सबसे छोटी है या तो वो आंसर होगा या उससे भी कम होगा। तो सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही है 35। दशमलव 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, मान लो दशमलव कहीं लगा हुआ ही नहीं है, ये सभी संख्याएं 35 से कट रही हैं, 0.35 आपका आंसर हो गया। यही इसका आंसर हो गया, दूसरा विकल्प। अब इसे टेक्निकली कैसे करना चाहिए था, सबसे पहले आपको दशमलव हटाना चाहिए। अगर ये दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे 2 जीरो लगेंगे, ये हटाएंगे तो इसके नीचे 2 जीरो, ये हटाएंगे तो इसके नीचे 2 जीरो। फ्रैक्शन का नियम लगा दो। अगर किसी भी भिन्न का आपको एचसीएफ बताना है तो कॉन्सेप्ट याद कर लो, ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना होगा, एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना होगा, एलसीएम। नीचे 100 लिखा है, कितनी बार लिखा है, 3 बार। इन तीनों का आपको एलसीएम बताना है। ऊपर वाली संख्याएं देख लो किससे कट रही हैं, ये संख्या 35 से, ये 35 से, तो ऊपर सभी संख्याएं 35 से कट रही हैं। और लासा क्या होता है, तीनों संख्याएं अगर सेम हैं तो वही एक संख्या एक बार होगी। 35/100 भाग करोगे 0.35 आपका आंसर होगा, और ये दूसरे विकल्प में है। क्वेश्चन देखिए, जो डिस्काउंट से संबंधित क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सब कुछ इसमें शामिल है, जिसमें कहा है एक वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित कर दिया है। अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए मान ले तो उस पर अंकित मूल्य कितना मानोगे, 40% ज्यादा, यानी 140 मानोगे। यहां पे लिखा हुआ है कि आप इसे 40% अधिक मानोगे। फिर कहा है यदि इस वस्तु के अंकित मूल्य पर x% का क्या कर रहे हैं, यहां से x% का यहां से डिस्काउंट कर रहे हैं, छूट कर रहे हैं। अगर x% की छूट करने के बाद भी इस वस्तु पर 12% का लाभ हुआ है, 12% लाभ का मतलब यही तो हो गया कि 100 रुपए की चीज आपने 112 रुपए में बेची होगी, यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहां पे लिखा 12% का लाभ हो रहा है, इससे हमने पकड़ लिया कि 100 रुपए की चीज 112 में बेची होगी। डिस्काउंट आप बोल रहे हो x% का दिया है, जबकि हम कह रहे हैं 140 रुपए की चीज 112 में कर रहे हो। तो डिस्काउंट यहां से आपके हिसाब से कितना निकल के आ रहा है, 28 का। डिस्काउंट हमेशा कितने का होता है, जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा क्रय मूल्य पर ना होकर अंकित मूल्य पर होता है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। 28 का आपको फायदा छूट दी गई है, 140 पर ये दी गई होगी, और परसेंटेज निकालेंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 14 दूनी 28 और 2 ढाई के 20। जो आपको यहां लिखा है कि x% का डिस्काउंट दे रहे हैं, अब उसी x की वैल्यू आपने यूं बता दी चुटकियों में, x% का मतलब है 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। नया क्वेश्चन हो गया, अब एक नई वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और x% का इसमें लाभ भी है, तो नई वस्तु का हमें विक्रय मूल्य बताना है। यानी क्रय मूल्य अगर ये पता है और x% का अगर हमें लाभ लेना है, x% का मतलब है 20% का लाभ लेना है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 20% लाभ का मतलब यही तो हुआ 100 की चीज 120 में बेचोगे, तो 2400 की चीज कितने में बेचोगे, 120/100 में।
इसे कैलकुलेट करोगे, एक जीरो से ये, दूसरे जीरो से ये, 12 की गुणा जीरो से, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 2880 आपका कहां है, दूसरे विकल्प में दे रखा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अपनी एक शॉर्ट रील थी जो खूब वायरल हुई थी, उसी का क्वेश्चन है और इसे आप बिल्कुल 1 सेकंड में देखोगे और इस कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे। ठहराव को छोड़कर बस की गति इतनी है और ठहराव के साथ बस की गति इतनी है, तो ठहराव पर बस कितने मिनट तक रुकती है ये बताना है। इसमें एक चाल जो है वो तेज है और एक चाल क्या है, धीरे है। हमें बताना है कि सिर्फ कितनी मिनट रुकती है। कॉन्सेप्ट देख लो, अगर कभी भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट आ जाए, जो तेज वाली चाल है उसमें से धीमे वाली चाल को घटाओगे और बटे में तेज वाली चाल से भाग करोगे, इसी में अगर 60 से गुणा करेंगे तो अपने लोगों को यह पता लग जाएगा ठहराव पर कितने मिनट रुकती है। अगर 60 से गुणा नहीं करोगे तो आंसर घंटे में आएगा, मिनट में बताना है तो 60 से गुणा कर लो। तेज वाली चाल कितनी है, 66 की है। स्लो वाली चाल कितने की है, 55 की है। और बटे में क्या लिखोगे, 66। 60 से गुणा इसलिए कर रहे हैं कि आंसर मिनट में लाना है। 66 में से 55 कम करोगे 11 बटे 66 गुणा 60। 66 11 से देखो काटेंगे 6 पर, 6 से इसे काटेंगे 10 पर। ये बस जो है वो 10 मिनट तक रुक रही है। ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है, तो बस आपका आंसर होगा 10 मिनट। कॉन्सेप्ट सीख लो, तेज वाली चाल में से धीमे वाली चाल घटाएंगे, बटे में तेज वाली चाल रखेंगे, आंसर आ गया। लेकिन अगर उसे मिनट में चेंज करना है तो 60 से आपको गुणा करनी पड़ेगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सीख लो। लगभग चाल वाला सवाल आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा और आने वाली शिफ्ट में तो ऐसे एग्जाम आने की संभावनाएं और ज्यादा हो गई कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को वहां मिलेगा। आज की इस पूरी क्लास को आप लोग तैयार कर लो, जिससे आगे की जो भी शिफ्ट है वहां पर आपको इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास वास्तव में अच्छी लग रही है आप लोगों को तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग टेलीग्राम पे मैथ का डर खत्म लिखें, वहां से भी जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में अपने इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। मैथ का डर खत्म टेलीग्राम पे अगर आप लिखेंगे वहां से भी अपने चैनल का नाम आ जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो अच्छे से पूरी क्लास को तैयार कीजिए और आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।